प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। विश्व में जो प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं वह हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, दूसरी वैदिक सभ्यता, तीसरी मिस्र की सभ्यता, चौथी मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं। इन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के स्थल कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। चीन की प्राचीन सभ्यताओं के जो प्रमुख स्थल हैं उनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, बेबीलोन, यूनान, एथेंस, स्पार्टा, गिजे के पिरामिड और चीन की दीवार, ये इन सभ्यताओं के प्रमुख स्थल हैं जहाँ से इन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है कि इन सभ्यताओं की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इनमें से जो मुख्य विशेषताएं हैं उनकी विशेषताओं में मिस्र के पिरामिड और शवों को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, मेसोपोटामिया में हम्मुराबी की विधि संहिता, यूनान में सैनिक जीवन और मैराथन का युद्ध, और चीन में सभ्यता में चीन की जो कलाएं हैं वह चीन की सभ्यताओं के अंदर सम्मिलित की जाती है। तो ये विश्व की मुख्य सभ्यताएं हैं जहाँ जो चीज़ें प्रसिद्ध हैं उनके बारे में बताया गया है। अब एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ कि पिरामिड किस सभ्यता की पहचान है। इसके 4 उत्तर दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और यूनान की सभ्यता। इनमें से जो सही उत्तर है ये आपको चयन करना है कि इनमें से पिरामिड किस सभ्यता की पहचान है, विशेषता है। फिर आगे चलते हैं अपन, और उन सभ्यताओं में सबसे पहले आती है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता का परिचय पढ़ते हैं अपन। आधुनिक भारत और पाकिस्तान में बहने वाली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर विकसित सभ्यता ही सिंधु सरस्वती सभ्यता कहलाती है। यानी कि वर्तमान में जो भारत और पाकिस्तान है इनमें जो सिंधु नदी बहती है, साथ ही उसकी जो सहायक नदियां होती है उनके किनारे जो सभ्यता विकसित है वही सिंधु सरस्वती सभ्यता कहलाती है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वह हैं सरस्वती नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी और झेलम नदी। तो इन नदियों के किनारे पर जो सभ्यता विकसित है वह कहलाती है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसका जो क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्र कहाँ कहाँ तक ये फैली हुई है, उसके बारे में इस मानचित्र, इस मोनोग्राम के बारे में के माध्यम से हम समझते हैं। इस सभ्यता की जो समय अवधि है वह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ये इसकी अवधि है। इसका जो फैलाव क्षेत्र है वह आप देखोगे पाकिस्तान में जो सूत कांगेडोर है यहाँ से लेकर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, और कश्मीर में मांडा से लेकर और महाराष्ट्र में देमाबाद तक ये सभ्यता फैली हुई है। ये सभ्यता का क्षेत्रफल है। सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है वह यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। इस सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उसके बारे में जानते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है रावी नदी के तट पर हड़प्पा, पाकिस्तान के मोंट मोगरी में स्थित है, और इस सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर की थी। दूसरा, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता मिली है ये लरकाना सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के पास मिली है, और 1922 में इनकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। जो कालीबंगा है वह राजस्थान भारत में सरस्वती नदी जो घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी खोज की थी। लोथल जो गुजरात भारत में है,
भोगवा नदी के पास इसकी खोज हुई है और रंगनाथ राव ने 1954 में इसकी खोज की थी। रोपड़ जो पंजाब भारत में स्थित है, सतलज नदी के किनारे पर यज्ञ दत्त शर्मा ने 1953 में इस स्थल की खोज की थी। तो ये स्थित है हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी में, कालीबंगा घग्गर नदी पर, लोथल भोगवा नदी में और रोपड़ सतलज नदी पर। ये सभ्यताओं के नाम और नदियों के नाम हैं जिनकी खोज विभिन्न विद्वानों ने की थी। इसकी सबसे बड़ी जो 3 विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहली विशेषता आती है नगर नियोजन, यानी कि शहर किस, इस सभ्यता में शहर किस प्रकार के बने हुए थे। तो आप देखोगे कि हर घर विस्तार से बना हुआ था और घर के अंदर सारी योजनाएं थी। आवास योजना जैसे शौचालय, स्नानागार, परिंडे, सारी चीजें उस पर बनाई जाती थी। जो सड़कें होती थी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। मुख्य सड़क 10 मीटर, छोटी सड़क 5 मीटर और गलियां 1 से 2 मीटर चौड़ी होती थी। सफाई हेतु कूड़ेदान और नालियों के अवशेष भी मिले हैं, यानी कि सुंदर बसावट थी। विशेष निर्मितियों में रक्षा दीवारें बनी हुई थी, दुर्ग, धातु पिघलने की भट्टियां, यज्ञ वेदियां, विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सारे के सारे इसमें मिले थे। तो ये 3 विशेषताएं इस सभ्यता की, उस समय जो सभ्यता थी उसकी मिली हुई है। समाज और परिवार किस प्रकार का था? समाज का विशेष स्थान था, समाज में परिवार का विशेष स्थान था। महिलाओं का सम्मान, यानी कि मात्र सत्तात्मक, महिलाओं को सत्ता उस समय मिली हुई थी, प्रदा प्रथा नहीं थी और नारियां चांदी और तांबे के जेवर पहनती थी। पुरुष और महिला दोनों ही सूती वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। भोजन के रूप में गेहूं, जौ, चावल, दूध और मांसाहार का उपयोग होता था। मनोरंजन के लिए लोग संगीत, नृत्य और शिकार पर विशेष ध्यान देते थे। तो समाज और परिवार की रचना इस प्रकार से बनी हुई थी। आर्थिक स्थिति थी, तो आर्थिक स्थिति में आप देखोगे कृषि और पशुपालन इनका मुख्य काम था। कपास की खेती होती थी और इसके चिन्ह मिले हैं। गाय, बैल, अश्व, ये प्रमुख पालतू पशु थे जिनसे कृषि और पशुपालन की जाती थी। व्यापार और वाणिज्य का बोलबाला था। तांबे, कांसे के बर्तन मिले, औजार बनाने की भट्टियां, मिट्टी में निपुण थे। चौदड़ों और कालीबंगा के तोल के बांट मिले हैं। मेसोपोटामिया की खुदाई में कई सामान सिंधु वस्तुओं के समान आधार पर इनका समुद्र पार व्यापार साबित करता है। मुख्य बंदरगाह लोथल, हाल दिनों बालाकोट, ये सारे, इनसे विदेशों के अंदर भी व्यापार होता था। यानी कि हमारा देश उस समय भी इतना संपन्न था कि हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात विदेशों में भी निर्यात करके और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते थे। यानी कि इस काल में हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। धार्मिक जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं तो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते थे, यानी कि जल, पर्वत, पेड़ पौधे, इन सबके, सूर्य, चंद्रमा, इन सब की उपासना की जाती थी। बलि और जादू टोने का बोलबाला था। टोना में विश्वास, कालीबंगा, लोथल, बनमाली में यज्ञ वेदियों से अग्नि पूजा के सबूत, मातृ देवी और शिव पूजा, मृतक का अंतिम संस्कार शव को जलाकर या जमीन में गाड़ कर किया जाता था। यानी कि उस जमाने में आज की तरह ही शव गाड़े भी जाते थे और जलाए भी जाते थे। अवसान प्राकृतिक कारणों जैसे बाढ़, सूखा या अकाल आदि से अवसान होता था, यानी कि समाप्ति होती थी जीवन की। ये सारे के सारे आज के काल के जैसे ही उस जमाने में भी हुआ करते थे। फिर एक प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करना आप, कि मोहनजोदड़ो के तट पर स्थित है, यानी कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है। जो आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है खाली स्थान, इसमें आपको उचित नाम भरना है कि किस नदी के किनारे पर। मैंने अभी आगे बताया था आपको, वहां देखकर आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसे दूसरा प्रश्न पूछता हूं मैं आपको
कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। हड़प्पा जो सभ्यता है इसकी खोज किसने की थी। 4 नाम देता हूं मैं आपको। राय बहादुर शास्त्री, सानी, राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष और यज्ञ दत्त शर्मा। प्रश्न एक बार और देखो आप, हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो इस प्रकार से इन चारों में से जो सही उत्तर है वह आपको बताना है। दूसरी जो सभ्यता इस अध्याय में दी गई है वह है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता के बारे में जानते हैं अपन। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो नील नदी है, इस नील नदी के पास ये सारी की सारी सभ्यता विकसित है। मिस्र की सभ्यता अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नील नदी घाटी है, उसके आसपास मिस्र की जो ये सभ्यता है वे विकसित है। मिस्र की सभ्यता की अवस्थित और विशेषता यानी कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसमें आप देखोगे विश्व की सबसे बड़ी जो नील नदी की घाटियों में विकसित ये सभ्यता आधुनिक मिस्र में स्थित, जिसका समय काल 3400 ईसा पूर्व से माना जाता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक जीवन इसका। शासक को फराहो कहा जाता था, फराहो। इस सभ्यता में जो शासक हुआ करते थे उनको फराहो कहा जाता था। समाज इस प्रकार से बटा हुआ था। उच्च वर्ग में सामंत और पुरोहित शामिल थे, मध्यम वर्ग में व्यापारी और व्यवसायिक शामिल थे, निम्न वर्ग में कृषक और दास शामिल थे। संगीत, नृत्य, नटबाजी, पशु दौड़, जुआ ये सारे के सारे मनोरंजन के साधन थे। लोग इस प्रकार से अपना मनोरंजन किया करते थे। धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन पढ़ते हैं अपन इनका। तो कृषि और पशुपालन मिस्र की प्राचीन विश्व का अन्न भंडार कहा जाता था। मुख्य फसल जौ, बाजार, प्याज और कपास ये इनकी मुख्य फसल थी। जो पालतू पशु थे इनके तो बकरी, गधा, कुत्ता, गाय, ऊंट, सुअर, इन सबको ये पाला करते थे। व्यापार और उद्योग देखें तो ये धातु और लकड़ी, मिट्टी, कांच, कागज तथा कपड़े का व्यापार करने में कुशल थे मिस्रवासी। विनिमय का माध्यम वस्तु विनिमय था, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। अरब और एथोपिया के साथ व्यापार संबंध थे, यानी कि विदेशों से भी इनके व्यापार संबंध थे और उस जमाने में केवल वस्तु विनिमय हुआ करता था। धार्मिक जीवन था इनका। तो इनका प्रमुख जो देवता थे वह थे रा यानी सूर्य, ओसरिस यानी कि नील नदी को ये ओसरिस कहते थे, और सीन यानी कि चंद्रमा। इसका मतलब सूर्य, चंद्रमा और जो पानी के स्रोत थे ये इनके प्रमुख पूजनीय स्थल थे। ये सभी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं। मिस्रवासी शुरू में बहुदेववादी थे, लेकिन बाद में अखनातन नामक फराओ ने एकेश्वरवाद को महत्व दिया तथा सूर्य की उपासना शुरू की है। यानी कि पहले ये बहुत सारे देवताओं को माना करते थे, लेकिन बाद में जब अखनातन नाम का एक फराओ आया, यानी कि वहाँ का राजा आया, उसने एकेश्वरवाद यानी कि ईश्वर एक है इस पर बल दिया और लोग एक ईश्वर के रूप में फिर प्रकृति की पूजा करने लगे। पिरामिड, शव को विशेष तेल के लेप से, देखो आप, शव को विशेष तेल के लेप लगाकर शवों को ऊपर जो बनाई जाती थी उन्हें पिरामिड कहा जाता था। यानी छतरी टाइप समाधियां बनाई जाती थी उनको पिरामिड्स कहा जाता था। पिरामिड में रखे शवों को मम्मी कहा जाता था। यानी कि जो समाधियां बनाई जाती थी उनको तो पिरामिड, और पिरामिड के अंदर जो शव होते थे वो मम्मी उनको कहा जाता था, मम्मी कहते थे उसको। गीजे का पिरामिड सर्वश्रेष्ठ कलाकृति जो 481 फीट ऊंचा, 755 फीट चौड़ा है और इसमें 2.5 टन के 23 लाख पत्थर लगे हुए, यानी कि ये विश्व का विशालतम पिरामिड है। इस पिरामिड के बाहर पत्थर की विशालकाय नरसिंह मूर्ति लगी है, जिन्हें स्फिंक्स कहते हैं। नरसिंह की मूर्ति और उसका नाम है स्फिंक्स। स्फिंक्स के नाम से उसको जाना जाता है।
ये विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड्स है। चित्र के माध्यम भी आप देख रहे हैं। फिर एक प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे कि मिस्र की सभ्यता में कौन सी नदी पर विकसित हुई है। यानी कि मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विस्तृत है। तो रावी नदी, सतलज नदी, नील नदी, व्यास नदी, इन चार में से आपको एक उत्तर देना है कि ये कौन सी नदी के तट पर विकसित हुई है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में जुड़ी हुई दोनों सभ्यताओं के बारे में अपन ने अध्ययन किया।